साल 1975। बंबई। वो शहर जो कभी माया नगरी कहलाता था। वो शहर जहां लाखों सपने आते थे और लाखों सपने मर भी जाते थे। लेकिन इस शहर की एक और तस्वीर थी, अंडरवर्ल्ड की तस्वीर, जहां राज करते थे हाजी मस्तान, करीम लाला और यूसुफ पटेल जैसे नाम। सोने की तस्करी होती थी, हीरे की कंसाइनमेंट्स आती थीं और पुलिस की आधी से ज्यादा खाकी इन्हीं के रंग में रंगी हुई थी। लेकिन इसी शहर में एक ऐसा इंसान भी रहता था जिस पर न तो पैसे की ताकत थी, न ही बंदूक की। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, उसूल। उसका नाम था इब्राहिम कास्कर, बंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल। उसने जिंदगी में कभी 1 रुपया भी रिश्वत नहीं ली थी। उसकी वर्दी पर धूल तो लगती थी, लेकिन दाग नहीं। और इसी ईमानदार पुलिस वाले के घर में पल रहा था एक लड़का, जिसकी आंखों में कभी उसके पिता के उसूल नहीं दिखे, बल्कि दिखी थी वो चमकदार घड़ियां, वो इंपोर्टेड गाड़ियां और वो ताकत जो पूरे बाजार को एक इशारे पर बंद करवा सकती थी। उस लड़के का नाम था दाऊद इब्राहिम। और ये कहानी है उस शैतान की जो एक संत के घर पला बढ़ा। दाऊद का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। उसके पिता इब्राहिम का तनख्वाह तो मामूली थी। 4 बच्चे, एक घर, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुड़ती थी। स्कूल में दाऊद का मन नहीं लगता था। उसे किताबों से कोई लगाव नहीं था। लेकिन अगर कोई बंदूक दिखा दे या कोई महंगी कार दिखा दे तो उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। उसकी मां अक्सर कहती थी, ये लड़का बिगड़ जाएगा। और पिता कहते थे, मैं पुलिस हूं, मेरा बेटा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन पिता को क्या पता था कि जिस मिट्टी में वो नियम और कानून के पेड़ लगा रहे थे, उसी मिट्टी में दाऊद जुर्म के बीज बो रहा था। दाऊद ने अपने करियर की शुरुआत छोटी मोटी लूटपाट से की। पहले साइकिल चुराई, फिर एक दुकानदार से हफ्ता वसूली की, फिर राहगीरों के गले की चेन झपटने लगा। उसने जल्दी ही समझ लिया कि इस शहर में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो कानून मानते हैं और एक जो कानून लिखते हैं। वो दूसरी तरफ जाना चाहता था। साल 1978। दाऊद की उम्र तकरीबन 20 साल। उसने ठान लिया था कि अब छोटे लेवल का काम उसकी शान में नहीं है। उसे चाहिए थी बड़ी पार्टी, बड़ा डॉन। और उसने चुना करीम लाला को। करीम लाला उस वक्त के सबसे बड़े स्मगलर थे। सोना, चांदी, हीरे, घड़ियां, जो कुछ भी ड्यूटी फ्री चाहिए, करीम लाला के पास था। दाऊद ने करीम लाला के दरबार में कदम रखा तो कोई दंग रह गया। एक साधारण सा लड़का, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पैसे के। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। करीम लाला ने उसे आजमाने के लिए एक छोटा सा काम दिया, एक छोटी कंसाइनमेंट पुलिस से बचाकर पहुंचाने का। दाऊद ने वो काम इतनी शातिराना चालाकी से किया कि करीम लाला ने कहा, यह लड़का कुछ खास है। लेकिन दाऊद सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वो वहां पड़े हर शख्स का अध्ययन कर रहा था। कौन किससे मिलता है, कौन कब सोता है, कौन किसके खिलाफ है। वो एक जासूस से भी ज्यादा चालाक था। उसने देखा कि करीम लाला के 2 भांजे थे, आलमजेब और अमीरजादा। ये दोनों दाऊद को पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि ये बाहरी आदमी उनका मुकाम चुरा रहा है। और फिर आया वो मौका जिसने दाऊद की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। एक रात करीम लाला के सोने की एक बड़ी कंसाइनमेंट कस्टम विभाग ने पकड़ ली। आलमजेब का खून खौल गया। उसने उस कस्टम ऑफिसर को अगवा कर लिया और एक तहखाने में बंद कर दिया। मांग की 2 लाख रुपए फिरौती। उस जमाने में 2 लाख रुपए करोड़ों जैसे होते थे। फिरौती का पैसा लाने और मामला रफा दफा करने की जिम्मेदारी दी गई दाऊद को। दाऊद ने पैसे तो ले लिए, लेकिन उसके दिल में एक शैतान बोला, क्यों न थोड़ा अपने पास रख लूं। उसने 2 लाख रुपए में से बमुश्किल 25,000 रुपए आलमजेब को दिए और बाकी हड़प लिए। आलमजेब ने पूछा तो बोला, भाई, उन लोगों के पास इतने ही थे। पुलिस का दबाव था, मुश्किल से पैसे निकले। लेकिन अंडरवर्ल्ड में सबकी खबर लगती है। करीम लाला के सूत्रों ने पता लगाया कि फिरौती पूरी दी गई थी और दाऊद ने बाकी का पैसा अपनी जेब में डाल लिया। ये गद्दारी किसी भी गैंग में मौत की सजा थी। दाऊद को बीच बाजार बुलाया गया। सैकड़ों गैंगस्टरों के सामने उसे पीटा गया। लातें पड़ी, घूसे पड़े, डंडे पड़े।
वो जमीन पर लोट रहा था, खून से लथपथ। आखिर में उसे वहां से धक्के देकर बाहर फेंक दिया गया। उस रात दाऊद ने जो कसम खाई, वो पूरे बंबई को हिला देने वाली थी। उसी रात दाऊद ने कहा, अब कोई मुझे नहीं हरा सकता, अब मैं अपनी गैंग बनाऊंगा। उसने अपने 4 भाइयों साबिर, इकबाल, अनीस और नूरा को इकट्ठा किया। ये थी डी कंपनी की नींव। डी, दाऊद का डी। दाऊद ने एक एक लड़का चुनना शुरू किया। वो कोई साधारण भर्ती नहीं थी। वो उन लड़कों को चुनता था जिनके पास खोने को कुछ नहीं था, जो मौत से नहीं डरते थे। भूखे लड़के, बेरोजगार लड़के, वो लड़के जिन्हें सिस्टम ने नकार दिया था। दाऊद उन्हें खाना देता था, पैसे देता था और बदले में लेता था उनकी जान। जल्द ही डी कंपनी ने करीम लाला के गैंग से मुकाबला करना शुरू कर दिया। दाऊद अब सिर्फ स्मगलिंग नहीं कर रहा था, वो एक्सटॉर्शन कर रहा था, बिल्डरों से हफ्ता वसूल रहा था और अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को खत्म कर रहा था। साल 1981, दादर के एक पेट्रोल पंप पर दाऊद का बड़ा भाई साबिर अपनी फिट कार में बैठा था। उसे क्या पता था कि वो उसकी आखिरी रात है। अचानक कई गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से उतरे पठान गैंग के शूटर और उनके साथ था मुंबई का सबसे खतरनाक नाम मान्या सुरवे, एक पढ़ा लिखा गैंगस्टर जो अंग्रेजी के साथ साथ AK-47 भी बखूबी चलाता था। गोलियों की बौछार हो गई। साबिर का सीना छलनी हो गया। कार के शीशे चकनाचूर। साबिर वहीं खून के तालाब में डूब गया। उसी रात दाऊद पर भी हमला हुआ, लेकिन किस्मत से वो बच गया। वो घायल हालत में अस्पताल पहुंचा और जब उसने साबिर की खून से लथपथ लाश देखी तो उसकी आंखों में इंसानियत की आखिरी किरण बुझ गई। अस्पताल में ही उसने कहा, मैं वादा करता हूं, पठान गैंग का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। हर एक को उसके घर में घुसकर मारूंगा। ये मेरी कसम है साबिर भाई। दाऊद ने अब अपना ऑपरेशन बढ़ा दिया। उसने गुजरात के मशहूर स्मगलर लल्लू जोगी से हाथ मिलाया। मकसद था आलमजेब को उसके ही अड्डे में मारना। दाऊद ने पुलिस में झूठी सूचना लगवाकर आलमजेब के खिलाफ केस दर्ज करवाया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1983 में एक छापेमारी में दाऊद खुद पकड़ा गया। उसके पास से अवैध हथियार मिले। उसे कोफे पोसा कानून के तहत जेल में डाल दिया गया। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी टेस्ट थी। जेल के अंदर बैठे बैठे उसने सोचा, मैं जेल के अंदर हूं और बाहर मेरे दुश्मन मेरे आदमियों को मार रहे हैं। उसके 2 सबसे खास साथी मारे गए। जब दाऊद जेल से बाहर आया तो वो आग का गोला था। उसने ठान लिया था, अब चाहे कुछ भी हो, आलमजेब और अमीरजादा को मरवाकर ही रहूंगा। 6 सितंबर 1983, मुंबई सेशन कोर्ट। अमीरजादा एक पुराने आपराधिक केस में पेश होने वाला था। कोर्ट रूम में पुलिस की भारी भीड़ थी। हर चेहरे पर नजर थी, लेकिन किसी ने उस एक चेहरे पर ध्यान नहीं दिया जो बिल्कुल आम लग रहा था। एक दुबला पतला, कॉलेज जैसा लड़का। उसका नाम था डेविड परदेसी। डेविड को बड़ा राजन ने चुना था। वो इतना मासूम लगता था कि कोई पुलिस वाला उसे रोकना तक नहीं चाहता था। वो धीरे धीरे कटघरे के पास पहुंचा। अमीरजादा वहां खड़ा था। डेविड ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और कहा, दाऊद भाई ने अपना आखिरी सलाम भेजा है। दनादन गोलियां चली। अमीरजादा वहीं ढेर हो गया। कोर्ट रूम में अफरा तफरी मच गई। जज अपनी कुर्सी से उठे, लोग इधर उधर भागने लगे। डेविड को पकड़ लिया गया, लेकिन दाऊद का संदेश पूरे देश में पहुंच चुका था। मेरा दुश्मन कोर्ट के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। यह पहली बार था जब कोई गैंगस्टर कोर्ट रूम में कत्ल करवाया था। बंबई पुलिस की नींद उड़ गई। 1985 के अंत तक दाऊद पर कई केस चल रहे थे। एक रॉबरी केस में तो 4 साल की सजा भी हो चुकी थी, लेकिन वो जमानत पर बाहर था। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दाऊद हवाई जहाज में बैठकर दुबई जा चुका था। एक बार फिर भारत सरकार की जेल नहीं बेल की नीति का उसे फायदा मिला। लोगों को लगा कि अब डी कंपनी खत्म हो जाएगी, लेकिन दाऊद ने दुबई को अपना नया अड्डा बनाया। वहां से उसने अपने साम्राज्य को और भी बड़ा बना दिया। बॉलीवुड के सितारे, बड़े बिल्डर, नेता सब दुबई जाकर दाऊद से मिलते थे। अफवाहें थीं कि उसका एक मशहूर अभिनेत्री से अफेयर भी था और उससे एक बेटी भी थी।
दाऊद अब सिर्फ एक डॉन नहीं, बल्कि एक ब्रांड बन चुका था।